बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान रज़ा और मैं आपको एमएससी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट मैथमेटिकल मेथड पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल मेथड में जो टॉपिक्स थे उसके मुतालिक हमने पढ़ा था कि कौन कौन से बेसिक टॉपिक हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो उसी के हवाले से आगे हम नेक्स्ट जो है वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर जो अपना ख़त्म किया था। लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि ऐसी वो सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो उसमें जितने हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसकी जितनी पावर है उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो पाए जाते हैं। तो अगर एक पावर हो तो उसका कांस्टेंट भी एक होता है। जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू 2x थी और इसका जनरल सॉल्यूशन था y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। तो इसमें देखें इसकी पावर 1 है तो इसमें कांस्टेंट भी 1 है। और इसी तरह जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है d स्क्वायर बाय dx के माइनस dy/dx माइनस 12y इक्वल टू 0। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल टू 4a e पावर 4x और प्लस b e पावर माइनस 3x। अब देखिए इसकी पावर 2 है तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 2 है। और जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसमें डेरिवेटिव 1 है तो इसकी देखिए कांस्टेंट भी 1 है। तो इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने से हमें हासिल होता है और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो पाए जाते हैं और जितनी उसकी पावर है उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं और ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करती है तो उसे हम जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन कहते थे। और फिर उसके बाद पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। A solution obtained from the general solution कहता है ये जनरल सॉल्यूशन से ही हासिल किया जाता है by the giving the particular value, उसे में पार्टिकुलर वैल्यू दी जाती है to the constant is called the particular solution। इसमें कह रहा है कि आपके पास जैसे ये कांस्टेंट हमें y इक्वल टू x के प्लस c है तो इसमें अगर हमें c की वैल्यू भी दे दी जाए, c की वैल्यू हम मालूम कर दें हमें दे दी जाए तो जब हम c की वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो उसे हम बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखें हमारे पास है देखिए dy/dx इक्वल टू 2x, पिछली ही एग्जाम्पल है वो देखें। बस इसमें ये फर्क हुआ कि हमें यहाँ c की कीमत दे दी गई है। देखिए c की कीमत अगर 2 आ जाए तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू x के प्लस c आ जाएगा। c था तो c की बजाय हम यहाँ 2 आ गया। और इसी तरह जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 3y, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें इसका जो जनरल सॉल्यूशन वो हमारे पास था c1ex प्लस c2e माइनस 3x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन था। और इसमें हमारे पास c1 और c2 की वैल्यू भी दे दी गई है। c1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू 3 है। तो जब यहाँ हमने c1 और c2 की वैल्यू लगा दी तो अब ये जो सॉल्यूशन आया इसे हम बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये फर्क होता है जनरल सॉल्यूशन में और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट होते हैं जबकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर उन कांस्टेंट की वैल्यूज जो है दे दी जाती है और हम पुट करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ये भी एग्जांपल लिखी हुई है। इसमें देखिए डबल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन a sin x प्लस b cos x है। और यहाँ से हमें a और b की वैल्यू अगर दे दी जाए, a और b की वैल्यू दी वो हमने यहाँ पुट कर दी तो हमारे अब ये सॉल्यूशन जो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। तो ठीक है, ये फर्क होता है जनरल सॉल्यूशन में और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है जिसे हम IVP का नाम देते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होगा कि हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उसके साथ हमें एक इनिशियल कंडीशन भी दे दी जाएगी। तो वो इनिशियल कंडीशन को जब हम हल करेंगे और फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर उसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का नाम देते हैं। जैसे कि इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द फॉर अ लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास देखें कोई भी एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है dny/dxn और आगे हमारे पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमें सब्जेक्ट दिए जाते हैं यानी कि इनिशियल कंडीशन दी जाती है, उससे हम सब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। हमारे पास दिए होंगे y x नॉट इक्वल टू y नॉट, y डैश ऑफ x नॉट इक्वल टू y डैश नॉट एंड सो ऑन, yn-1 x नॉट इक्वल टू yn-1 नॉट। तो इसमें जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं y नॉट, y डैश नॉट एंड yn-1 नॉट, ये सारी वैल्यूज हमारे पास जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। और हम इस सारी कंडीशन को हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और मैंने बता दिया हमारे पास जो ये वैल्यूज हमारे पास हैं ये y नॉट of y(x not equal to y not और y dash x not equal to y dash not and so on, ये सारी जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, लिखा हुआ है। जो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू हमें दी गई होती हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। और जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं उसे हम क्वेश्चन को हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
अब देखिए इसका कोई क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे इसे कैसे हल करते हैं। सिंपल मेथड है, देखिए हमारे पास एक डिफरेंशियल क्वेश्चन में दी गई है dy by dx इक्वल टू 2x। ये वही ऊपर वाली क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा था एग्जाम्पल में। अब इसकी हमें इसने जनरल सोल्यूशन दे दिया है, ये हमें क्वेश्चन में जनरल सोल्यूशन दिया होगा, यहाँ आपने मालूम नहीं करना होगा। जनरल सोल्यूशन होगा, आपने सिर्फ इनिशियल वाली प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी होगी, क्योंकि अभी हमने आपने ये मेथड जो है ये ऑलरेडी पढ़े हुए पहले भी, उसमें डिफरेंशियल क्वेश्चन जो आपने पढ़ी हुई है बीएससी के अंदर, उसको सॉल्व करने के मेथड है। इसमें डायरेक्ट हमें एक जनरल सोल्यूशन दिया होगा डिफरेंशियल क्वेश्चन का, ठीक है। ये डिफरेंशियल क्वेश्चन है और ये इसका जनरल सोल्यूशन है y इक्वल टू एक्स के प्लस सी। और साथ देखिए हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है, इनिशियल कंडीशन y ऑफ 1 इक्वल टू 4। हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन हमने क्या करना है कि यहाँ हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो हमने जो कंडीशन है उसमें हमें y ऑफ 1 इक्वल टू 4 दिया। आप जानते हैं कि ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू 1 है और y की 4 है, तो हमने पुट कर दिया x को 1 और y को 4 पुट कर दिया। 1 और 4 पुट करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। जो c की वैल्यू आ जाएगी उसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि जो गिवन हमें जनरल सोल्यूशन दिया होगा। जनरल सोल्यूशन में हमने उसे पुट कर दिया। जब इसे जनरल सोल्यूशन पुट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स के प्लस 3 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये इसका पार्टिकल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये पहले जनरल सोल्यूशन था, ये पार्टिकल सोल्यूशन है। और पार्टिकल सोल्यूशन कैसे आया, हमें एक जो इनिशियल कंडीशन दी गई थी, इनिशियल कंडीशन को यूज किया हमने, तो फिर जनरल सोल्यूशन को हमने पार्टिकल सोल्यूशन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका होता है इनिशियल वाली प्रॉब्लम को हल करने का। मजीद कोई एग्जांपल देखते हैं इनिशियल वाली प्रॉब्लम की। उसके बाद देखें एग्जांपल नंबर और कोई सेकंड हम देख रहे हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास दिया है सॉल्व डी के y पर dx के प्लस y इज इक्वल टू 0 गिवन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। हमें कंडीशन भी बता दी गई है, दो कंडीशन भी दी गई है, ठीक है। और इसे अब आपने सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन उसने दिया है वो ये हमें दिया हुआ है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ये जनरल सोल्यूशन है। अब देखिए हमने हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है उसको देखते हुए आपने इसे सॉल्व करना है। हमारे पास एक y है और एक y डैश है, एक y और π/4 एक y डैश और π/4 है। तो हमें y और y डैश चाहिए, तो y तो पहले हमारे पास था, तो हमने इसकी डिफरेंशिएट कर ताकि y डैश आ जाए। डिफरेंशिएट की तो इसका आ गया साइन का कोस और कोस का माइनस साइन आ गया। अब हमने कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है y ऑफ π/4 इक्वल टू √2, ठीक है। तो हमने जो कंडीशन अप्लाई की इसमें x की वैल्यू है π/4 और y की वैल्यू है √2। दोनों वैल्यूज हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, क्योंकि ये y है, y ऑफ π/4 है, तो इसलिए y और x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 1 में पुट कर रहे हैं, 1 में पुट किया, y की वैल्यू √2 और x की वैल्यू π/4 लगा दी। साइन और कोस की वैल्यूज पुट किया आपने, π/4 1 by √2 और ये भी कोस π/4 1 by √2। उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया √2 के साथ, आके √2 जो है वो कट जाए, इधर आ गया a प्लस बी और इक्वल टू इधर 2 आ जाएगा। इसे हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। अब सेकंड हमने कंडीशन यूज की, इनिशियल कंडीशन सेकंड थी y डैश ऑफ π/4 इक्वल टू 1 by √2। यहाँ भी हमने x और y की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। x की वैल्यू है π/4 और y की वैल्यू है 1 by √2। x और y की यहाँ वैल्यूज पुट करनी है अब आपने सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, डेरिवेटिव में। जो हमने डेरिवेटिव मालूम किया था, ये डेरिवेटिव था हमारा। इस डेरिवेटिव हमने x और y की वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि x की और y डैश की, y डेरिवेटिव की, क्योंकि हमें y डैश की वैल्यू दी गई है। y डैश की वैल्यू 1 by √2 है और x की वैल्यू π/4 है। दोनों वैल्यूज आपने जो है वो पुट की सेकेंड इक्वेशन में जो ऊपर थे। तो यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ फिर हमने एक साइन और कोस π/4 की वैल्यूज लगा दी जो ऊपर लगाई थी, और यहाँ भी हमने √2 से मल्टीप्लाई किया ताकि √2 जो है वो कट जाए। तो ये a माइनस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये एक हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी, फोर्थ इक्वेशन। अब a प्लस बी इक्वल टू 2 इक्वेशन है और एक a माइनस बी इक्वल टू 1 है। तो अब इन दोनों को हमने हल करना है और a और b की वैल्यू जो है वो मालूम कर देंगे। हम दोनों को पहले एडिंग करते हैं, एडिंग करेंगे तो a की वैल्यूज आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए a और b दोनों की वैल्यूज आ गई है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया पार्टिकल सोल्यूशन, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन था, इसमें हमने a और b की वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारे पास पार्टिकल सोल्यूशन बन गया, ठीक। इस तरह इन क्वेश्चन को इनिशियल प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हमें ये दो इनिशियल कंडीशन दे दी जाए, जिसमें हमें ये दो इनिशियल कंडीशन, अगर मैंने बता दिया था कि इसकी देखिए पावर 2 है, ठीक है, पावर 2 इसलिए हमारे पास दो कंडीशन है। अगर पावर 1 होगी तो एक कंडीशन होगी, जैसे हमारे पास पिछले एग्जांपल में था, 1 में एक कंडीशन और 2 में दो कंडीशन जो है वो यूज की जाएंगी। इसी तरह और कोई एग्जांपल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बुक्स में इसमें दिखा देता हूँ, तो बुक में उसने कैसे क्वेश्चन दिया होगा, आपको कंडीशन के साथ जो है वो बताता है। जैसे हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। देखिए dy by dx इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है, और साथ हमारे पास इंडिशियल कंडीशन में y ऑफ 3 इक्वल टू 4, और साथ हमें जनरल सोल्यूशन भी दे दिया x के प्लस y के इक्वल टू c के, कहता है ये जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जस्ट
इसमें सी निकालने के लिए आपने एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करनी है। देखें इसमें एक पावर है तो एक कंडीशन दी है। अगले में देखें हमारे पास यहाँ भी एक पावर है, डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव है तो यहाँ भी देखें हमारे पास एक ही कंडीशन दी गई है। इसमें थर्ड में देखें हमारे पास दो डेरिवेटिव की पावर है, दो पावर है तो यहाँ देखें कंडीशन भी दो दी गई है। ठीक है, तो यानी मैं बता दिया था आपको जितनी पावर होती है उसके मुताबिक कंडीशन भी इतनी होती है। यहाँ देखें हमारे पास एक पावर है तो एक ही कंडीशन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन होंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंडीशन को देखते हुए हमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, ताकि हम जो है उससे मजीद जो है वो आगे सोल्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तो हमने पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद आता है बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम में और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो है क्या फर्क होता है वो मैं आपको बता दूं, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में और बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम में थोड़ा सा बस चेंज है। वो चेंज ये होता है कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशन होती हैं, ठीक है, वो दोनों सेम होती हैं। ठीक है, वो दोनों सेम होंगी। और जो बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम होती है उसमें दोनों कंडीशन जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए हम इसको इनिशियल और बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम का नाम देते हैं। इनिशियल और बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम की आपको मैं एग्जांपल क्वेश्चन में दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है वो। फिर हम सॉल्व भी करेंगे इसको। फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको मैं इसको बता दूं कि इनिशियल वाली प्रॉब्लम में और बाउंडेड वाली प्रॉब्लम में क्या फर्क है। ठीक है, अभी हमने देखे क्वेश्चन जो देखे थे उसमें देखें हमारे पास इनिशियल वाली प्रॉब्लम टू पावर में देख रहे हैं। अब देखिए टू पावर में जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है वो है y ऑफ 0, ये भी y ऑफ 0 और ये y डैश ऑफ 0 है। देखिए दोनों 0 0 है, ये दोनों सेम है। ठीक है, अब ये तो अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो इसे बोलते हैं इनिशियल वाली प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखें हमारे पास ये है, इसमें देखिए 3 पावर है, इसमें इनिशियल कंडीशन भी 3 है। y ऑफ 2 देखिए ये 2 है, y डैश ऑफ 2 ये भी 2 है, y डबल डैश ऑफ 2 ये भी 2 है। तो देखिए तीनों वैल्यूज जो है वो सेम है, 2 2 और 2 तीनों सेम है। तो ये इनिशियल वाली प्रॉब्लम है कि जिसमें इनिशियल कंडीशन जो है उसमें x की वैल्यू सबकी सेम आ जाए। ठीक है, और देखिए बाउंडेड वाली प्रॉब्लम में क्या होगा, जैसे हमारे पास देखेंगे ट्रू पावर है तो इसमें दो ही कंडीशन है, मगर देखें यहाँ 0 है और यहाँ पाई बाई 4 है, पाई बाई 2 है। y ऑफ 0 और y डैश ऑफ पाई बाई 2 ये दोनों डिफरेंट कंडीशन है। ठीक है, तो ये बाउंडेड कंडीशन है कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, पाई बाई 2 तक जा रही है। ठीक है, तो जैसे अगले क्वेश्चन में देख लें, इसकी 2 पावर है तो इसमें भी दो कंडीशन है, एक y ऑफ 0 है और एक y ऑफ 1 है। ठीक है, देखिए दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो जिसमें सेम हो, जैसे मैंने बता दिया आपको, ये देखिए सेम हो तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, अगर दोनों कंडीशन डिफरेंट हो तो वो बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये फर्क होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में और बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम में। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो फॉर अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी प्रॉब्लम हमें इस फॉर्म में होगी कि a2 ऑफ x डी स्क्वायर बाई dx के प्लस a1 ऑफ x डी बाई dx प्लस a0 ऑफ x y इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, ये इस फॉर्म में हमारे पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन होगी। अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो आप जानते हैं हमारे पास दो ही इनिशियल कंडीशन दी जाएंगी। ठीक है, हमारे पास दो ही कंडीशन है, देखिए सब्जेक्ट में एक y ऑफ a और y ऑफ b है। देखिए पहले ये दोनों डिफरेंट है, मैं बता दिया आपको, ये a है ये b है, ये दोनों सेम नहीं है। अगर सेम होते तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती। अब ये दोनों डिफरेंट है, ये a है ये b है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, y ऑफ a इक्वल टू y0 एंड y ऑफ b इक्वल टू y1 इज कॉल्ड अ बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम। ये बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है। द स्पेसिफिक वैल्यू y0 ऑफ y ऑफ a इक्वल टू y0 एंड y ऑफ b और y0 y1 आर कॉल द बाउंडेड कंडीशन। तो ये दोनों बाउंडेड कंडीशन है। ठीक है, हो गया क्लियर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में और बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम और कंडीशन में क्या फर्क होता है। इसमें कुछ कंडीशन होती है हमारे पास, किस तरह के हमें क्वेश्चन वो दे सकता है कि एक क्वेश्चन अगर दिया है तो इस क्वेश्चन में हमें कितनी कंडीशन जो है वो दे सकता है या हम मालूम कर सकते हैं कितनी कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है हमारे पास, पहले ये है कि हमारे पास जो दो कंडीशन दी हैं वो दोनों जो है सिंपल y भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों जो कंडीशन है वो सिंपल y की वैल्यूज भी हो सकती हैं और दोनों डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों सिंपल y की वैल्यू भी हो सकती है, दोनों डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। ये हमें कंडीशन जैसे क्वेश्चन दिया होगा उसके मुताबिक हल करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जांपल में, आपको क्लियर हो जाएगा। 4 कंडीशन हो सकती हैं, दोनों सिंपल y हो सकते हैं या दोनों y डैश हो सकते हैं या फर्स्ट डैश हो सकता है, सेकंड जो है वो y हो सकता है, या फिर फर्स्ट y हो सकता है, सेकंड y डैश हो सकता है। यहाँ वैल्यू तो जो मर्जी देगा, आपने तो सिर्फ a और
बी हमें कुछ भी दे सकता है। हमने y को देख रहे हैं, देखिए इसमें दोनों y हैं, इसमें दोनों y डैश है, इसमें y डैश y है, इसमें y और y डैश है। तो ये 4 कंडीशन हो सकती है हमारे पास बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम की, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर था, इसलिए हमारे पास 2 ही वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि जितना ऑर्डर होगा उसके मुताबिक इसकी बाउंडेड कंडीशन भी ज्यादा होती जाएंगी। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन बताया था पहले, जैसे मैं आपको दोहरा दिखाता हूँ। बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो था वो देखें, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास देखें ये था, ये y है कंडीशन में और ये y डैश है, देखें ये y डैश है। अब यहाँ दोनों y भी हो सकते थे, जैसे ये देखें इसमें y और y है, ठीक है, ये दोनों y हो सकते हैं, या ये y डैश हो सकता है, या दोनों डैश भी हो सकते थे, दोनों डेरिवेटिव भी हो सकते थे। ठीक है, ये 4 कंडीशन है कि सिंपल y दे दे दोनों, ये उसकी मर्जी है, या दोनों को डेरिवेटिव दे दे, ये भी उसकी मर्जी है, और आगे y ऑफ 0 इक्वल यहाँ y दे दे, यहाँ y डैश दे दे, या यहाँ y डैश दे दे, यहाँ y दे दे। तो ये 4 कंडीशन है, तो किसी भी तरह वो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आप इसको सॉल्व करें, तो आपने इसके मुताबिक इसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए, जब हम इसे सोल्यूशन करते हैं बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम को, तो इसके जो सोल्यूशन है वो कैसे आ सकते हैं। तो ये आपने ये चीज याद रखनी है, ये नोट जो है ये बहुत अहम है हमारे इस टॉपिक के लिए, कि पहला यह है कि इसमें आंसर जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ सकते हैं बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम के। पहला रिजल्ट ये हो सकता है कि इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, हर वैल्यूज के लिए अलग आंसर आ सकता है, हर इक्वेशन में अलग आंसर आ सकता है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 है कि उसका आंसर यूनिक हो सकता है। ठीक है, यानी सिर्फ यूनिक ही आंसर आएगा, कोई भी एक। और नंबर 3 यह है कि नो सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन नहीं भी हो सकता, यानी कि सॉल्व इक्वेशन नहीं भी हो सकती। ये 3 कंडीशन होती हैं बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम में, कि उसका मुख्तलिफ सोल्यूशन आ सकते हैं, उसका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं तीनों का आपको एक एग्जांपल करवा दूंगा ताकि आपको इसका क्लियर हो जाए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को पहचानेंगे। ठीक है, पहले करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जांपल आपको करवाता हूँ। देखिए, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। हमें दिया हुआ है कि सॉल्व द डी स्क्वायर बाय ओवर डीएक्स के प्लस वाई इक्वल टू 0 गिवन द सब्जेक्ट दिया है। ये पिछले क्वेश्चन है हमारा जो हमने पढ़ा था, मगर इसमें देखिए मैंने कंडीशन चेंज की है। कंडीशन में दी है y पाई ओवर 4। ये देखिए बाउंडेड कंडीशन हमें ये तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन हम करने लगे थे। ठीक है, बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे ये है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बता रहा हूं हमारे पास पिछले वही है जो हमने अभी पीछे पढ़े थे। ठीक है, क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखा दिया, क्वेश्चन यही हमारे पास है कि डी स्क्वायर बाय डीएक्स के प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसकी कंडीशन देखें इनिशियल में ये दोनों में बता रहा कि ये y पाई बाय 4 y डैश पाई बाय 4 था। अब इसकी कंडीशन से वो चेंज हुई है सवाल में, सवाल वही है। देखिए कंडीशन चेंज होगी y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड y ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों की कंडीशन मैंने सिर्फ चेंज की है। ठीक है, वो इनिशियल कंडीशन थी, ये बाउंडेड कंडीशन बना दी, क्वेश्चन वही है हमारा। ठीक है, उसका सोल्यूशन हमने देखा था c1 cos 4x और c2 sin 4x से हमारे पास सोल्यूशन था। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम के वैल्यू प्रॉब्लम में। पहले एग्जांपल हम चेक करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा जी, ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है कि आप इसमें बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं कि बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम कैसे चेक की जाती है। तो चेक करने का तरीका बता दूं, हमारे पास ये एक जनरल सोल्यूशन है, वो बताइए जनरल सोल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसके जो सब्जेक्ट हैं वो है y1 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 3। देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो देखिए दोनों डिफरेंट है। तो मैंने बता दिया जिसमें डिफरेंट होते हैं वो बाउंडेड कंडीशन होती हैं, जिसमें सेम होते हैं वो इनिशियल कंडीशन होती है। तो ये बाउंडेड कंडीशन है, हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा ये इनिशियल है कि बाउंडेड कंडीशन है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। पहले हम ये चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम कंडीशंस को अप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या इसमें बाउंडेड वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए हमारे पास ये फंक्शन है y, हमारे पास जो चेक हमने करना है इसमें 2 डेरिवेटिव है, y डबल डैश है और y सिंगल डैश है। तो हमने पहले इसकी डेरिवेशन की, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, इसका आ गया 6x माइनस 6, अगेन लिया तो इसका डेरिवेटिव आ गया 6, दोनों डेरिवेटिव आ गए। अब जो हमारे पास दोनों डेरिवेटिव जो है वो हमने पुट कर देने हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, सेकंड में हमने जो है वो पुट कर देना है। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो आगे सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, उसके बाद
हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है अच्छा जी, देखिए दोनों वैल्यूज को हमने पुट करी सेकंड में। ये इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y। इसमें वैल्यूज पुट की एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 6 है, फिर माइनस 2x वैसे आ गया और वाई डैश जो है वो बराबर है 6x माइनस 6 के। उसके बाद 2 वैसे आ गया और y की जो वैल्यू वो हमारे पास गिवन थी वो पुट कर दी। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, y की, y डैश की, y डबल डैश की। अब इसको आपस में प्लस माइनस किया तो आंसर 6 आ जाएगा। देखिए हमारे पास वही आंसर आ गया जो इक्वेशन का था। तो पता लग गया कि हमारे पास जो ये सोल्यूशन है इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को चेक करना है कि बाउंड्री वाली प्रॉब्लम में हमारे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो सेटिस्फाई चेक करने का तरीका क्या होगा हमारे पास वो देखें। सबसे पहले हमने जो दो कंडीशन है y ऑफ 0, y1 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 3 है। ठीक है, हमने दोनों कंडीशन पुट करनी है। पुट कैसे करनी है, y1 इक्वल टू 0 है तो y ऑफ 1 है, तो y ऑफ 1 इक्वल टू 0 जो है यहाँ आपने x की कीमत 1 और y की कीमत 0 पुट करनी है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 पुट की है तो आंसर क्या 0 आता है या नहीं आता, ये अब हमने चेक करना है किसमें, y में। ठीक है, अब ये हमारे पास y था, इसमें हमने x की वैल्यू जो है वो 1 पुट की। देखिए x की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर आ गया 0। तो देखिए 1 पुट करने से 0 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू 1 पुट करने से आंसर 0 आ गया। फर्स्ट वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई कर गई है। ठीक है, अब 2 सेकंड चेक करते हैं, y ऑफ 2 है। अब हमने उसी फंक्शन में x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करनी है। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वहां आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है कि 2 वैल्यू लगाने से आंसर 3 आ रहा है और यहाँ 1 लगाने से आंसर 0 आ रहा था। देखिए दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर गई हैं। ठीक है, इसलिए हमने कह दी हमारे पास ये जो फंक्शन है ये सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो y जो है वो सोल्यूशन है बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम का। तो प्रूफ हो जाएगा, ये हमने चेक कर दिया कि बाकी इसका जो है वो सेटिस्फाई करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अब हम कंडीशन जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे। तीनों मैंने जो आपको बताई थी कि इसके सोल्यूशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं और इसका नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है। अब ये हम क्वेश्चन करते हैं, इसलिए हमें क्लियर होगा। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है y इक्वल टू c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। ठीक है, और कह रहा है कि इसकी बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो हमें ये दी गई है और ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, y डैश प्लस 16 y इक्वल टू 0 ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका जनरल सोल्यूशन था। और चेक करना है कि क्या ये जनरल सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता। पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद आगे हम हल करेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए भी बाउंडेड कंडीशन है, इसमें 0 है और पाई बाई 2 है। देखिए दोनों डिफरेंट है। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया था कि आपने इसकी डेरिवेशन करनी है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके 2 टाइम डेरिवेशन कर दी। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया हमने। ठीक है, इसका लिया तो कोस का आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एंगल और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव और साइन का भी कोस और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी अगेन डिफरेंशियल की, अगेन किया तो फिर साइन का कोस आ गया और 4 आना था वो 16 और डेरिवेटिव के साथ। तो ये भी साइन का कोस का माइनस साइन आ गया और एंगल का फिर दोबारा ये माइनस 16 हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है उसमें वैल्यूज जब हमने देखा कि हम वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये जो है दोबारा इक्वल टू y बन गया। y के इक्वल आ गया हमारे पास ये दोबारा। तो जब y के इक्वल हमारे पास ये दोबारा आ गया, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज थी वो बन गई है y डबल डैश प्लस 16y इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। तो अब हमें पता लग गया कि 16y प्लस y डबल डैश प्लस 16y इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई जो है वो कर रही थी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो प्रूफ कर दिया कि वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसकी कंडीशन जो है वो चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन जो थी वो कैसी हैं, कौन सी हैं। ठीक है, 2 कंडीशन हमारे पास थी बाउंडेड वाली प्रॉब्लम में। एक थी y ऑफ 0 इक्वल टू 0, एक y पाई बाई 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 कंडीशन है। ठीक है, हमने सबसे पहले फर्स्ट को हल किया। ये हमारे पास y गिवन दिया हुआ है, इसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, चेक करना है कि y 0 आता है या नहीं आता। देखिए हमने अब इसमें 2 कांस्टेंट है, अब इसमें कांस्टेंट जो है उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो अब
कांस्टेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 0 हो गया, cos 0 1 हो गया और sin 0 0 हो गया। ठीक है, तो c1 आ गया और c2 तो आएगा नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से c1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये c1 की 0 वैल्यू आ गई है। जब c1 की वैल्यू हमने फंक्शन में पुट कर दी 0, तो ये तो सारा 0 हो गया, तो सिर्फ c2 ही रह जाएगा, तो y आ जाएगा c2 sin 4x। तो इसका देखिए यहाँ सोल्यूशन आ गया y2 sin 4x, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी हमारे पास थी y और पाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब हम ये पुट कर रहे हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 और y इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। अब जब हमने दोबारा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पुट करेंगे y में, ये यहाँ पुट करना है, एक ही बात है क्योंकि आंसर तो हमारे पास यही निकला। अब ये हमारे पास सोल्यूशन है, ये यहाँ पुट करेंगे, यहाँ तो c पहले ही 0 हो चुका है, तो हमने यहाँ पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पुट किया, देखिए y की कीमत है 0 और x की कीमत है पाई बाई 2, वो हमने पुट कर दी, तो ये आ गया c2 sin 2x आ गया। ठीक है, हमने क्या दिया कि सिंस sin 2x इक्वल टू 0, साइन जो 0 इक्वल टू 0, देखिए sin 2 पाई इक्वल टू 0 ही होता है, तो मतलब ये इस कंडीशन जो है सेटिस्फाई करती है हमारे पास इस कंडीशन को ऑफ c2 को। अब देखिए हमारे पास यहाँ जो आंसर निकला हमारे पास वही निकला। ठीक है, y इक्वल टू c sin 4x आ गया, हमारे पास आंसर आ गया ये वाला, क्योंकि c1 तो 0 हो गया था, c1 लगाने से हमारे पास c2 का यही आंसर आ रहा है। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में सोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि देखें इसमें c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो इसके इन्फिनिट सोल्यूशन आ जाएंगे। देखिए हमने लिख दिया हमारे पास हेंस देयर आर द इन्फिनिट नंबर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द बाउंडेड वायर प्रॉब्लम। तो इस बाउंडेड वायर प्रॉब्लम के इन्फिनिट सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो है y इज इक्वल टू c2 sin 4x। ठीक, इसके सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन है, बिकॉज यहाँ c की वैल्यू जो है वो हर दफा चेंज होती रहेगी। ठीक है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जब वैल्यूज चेंज होती रहेगी तो हर दफा जो हमारे पास फंक्शन जो है वो भी चेंज आएगा। तो इस तरह की पहली एग्जांपल आ गई जिसमें मैनी सोल्यूशन है, कि बहुत ज्यादा सोल्यूशन है, इन्फिनिट सोल्यूशन है। सेकंड है, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आए तो वो कैसे होगा। वही क्वेश्चन लेते हैं हम, बस उसमें सिर्फ कंडीशन हमने चेंज की है। बाउंडेड कंडीशन जो है ये y और 0 वो y और पाई बाई 8 ले लिया, उसमें 0 और पाई बाई 2 था, इसमें 0 और पाई बाई 8 ले लिया, और ये y 0 इक्वल टू 0 ये y पाई बाई 8 इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन चेंज की है, क्वेश्चन वही लिया, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम वेरीफाई कर चुके हैं कि ये वाकई ही सेटिस्फाई करती है। हम सिर्फ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। जब इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फिर वही करेंगे। सबसे पहले हमने x की वैल्यू है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो हमने x और y दोनों को 0 पुट किया फंक्शन में, जो हमें गिवन कंडीशन ये दी हुई है। ये हमारे पास सवाल था, ये जनरल कंडीशन थी। जनरल कंडीशन पुट किया, x की कीमत 0 और y की कीमत 0 पुट की, तो c1 जो है वो 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारे पास ये थी y और पाई बाई 8 इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन है, ये पुट किया आपने। x की कीमत 0, x की कीमत पाई बाई 8 और y की कीमत 0 पुट किया आपने। जब पुट किया आपने दोबारा उसी क्वेश्चन में, तो आंसर आ गया c2 इक्वल टू 0। अब देखिए c1 भी 0 हो गया है, c2 भी 0 हो गया। जब हमारे पास दोनों ही आंसर 0 आ गए हैं तो हमारे पास y क्या आएगा, y बिल्कुल 0 हो जाएगा। जब हमारे पास जब c1 और c2 दोनों ही 0 हो गए हैं, तो देखें c1 और c2 दोनों 0 होने की वजह से हमारे पास जो है y भी इक्वल टू 0 आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एक यूनिक सोल्यूशन है, या ओनली सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ गया, क्योंकि हमारे पास ये मजीद सॉल्व ही नहीं होगा और इसमें कुछ बचा ही नहीं है जो वैल्यूज चेंज कर पाए। तो ये हमारे पास देखें फिनिट सोल्यूशन आ गया, कि हमारे पास एक ही सोल्यूशन है। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें मैनी सोल्यूशन थे, क्योंकि वहां c की वैल्यू जो है वो 2 जो है वो कुछ भी आ सकती थी, तो इसका सोल्यूशन हर बार चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट इसकी तीसरी एग्जांपल है जिसमें सोल्यूशन ना हो। उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो ये लास्ट देख लें। फिर वही हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने पीछे लिया था, बस इसमें फिर कंडीशन चेंज की है। इसमें y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है और y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 1 लिया है। ठीक है, कंडीशन चेंज की है और क्वेश्चन वही हमने लिया है। तरीका वही फिर है कि हमने वेरीफाई तो कर चुके हैं कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सोल्यूशन है, इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। अब चेक कर सकते हैं दोबारा। फिर हम सिर्फ कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, x की और y की दोनों की वैल्यू 0 पुट की। जब आपने x और y की दोनों वैल्यू 0 पुट की तो c1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जब c1 यहाँ 0 पुट किया आपने, तो हमारे पास y आ गया c2 sin 4x। ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब इसमें दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 1 पुट किया, x और y की वैल्यूज पुट की, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। देखिए 1 इक्वल टू 0 आ गया, 1 इक्वल टू 0 ये कोई कंडीशन नहीं है, नहीं। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हमारे पास y जो है उसकी कोई कंडीशन आ ही नहीं रही, क्योंकि हमारे पास पहला तो 0 हो गया था c1 लगाने 0 से तो ये आएगा, मगर c2 की आगे वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये 1 इक्वल टू 0 आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि हमारे पास 1 और 0 जो है ये इक्वल आ गए। 1 इक्वल जब 0 आ गया मतलब है कि
यहाँ C2 तो आएगा ही नहीं क्योंकि C2 की वैल्यू बचेगी नहीं, तो इसलिए हमने कह दिया हमारे पास जो है ये इसके जो कांस्टेंट है वैल्यू जो है वो खत्म होने की वजह से इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा। ठीक है, हमने कह दिया कि ये जो BVP है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो देखिए तीनों के केस मैंने बता दिया कि अगर आपके मैनी सोल्यूशन आ जाए, ठीक है, या आपका नो सोल्यूशन आ जाए, या आपका यूनिक सोल्यूशन आ जाए, तो किसी भी तरह का सोल्यूशन जो है वो हमारा आ सकता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।